Hello students, my name is Shelly. I am from Kalp Faculty of Education, Shastri Nagar. I am going to teach you child development part today, and it comes in CTET, RTET, HTET, state teacher eligibility test as a main subject, and it also comes in DSSB, that is Delhi Government PRT exam, as a main subject. And it also comes in KVS for in PRT and TGT as a subject, right? So I'm going to start the topic of learning theories today, which is very important topic from the examination point of view, right? So learning theories consists of two parts. First part, learning theories. It consists of two parts, that is associative theories and cognitive theories. We will start from associative theories. अगर आप जानते हैं कि what do you mean by association? Association means making relation between two things. मतलब कि association means कि आप relation बनाएंगे between दो unrelated things में, असंबंधित चीजों में संबंध बनाना. तो associative theories आपको नाम ही बताएगा कि इसमें दो साइंटिस्ट आते हैं जिन्होंने अपना काम इन थ्योरीज में किया है, पेवलोव एंड सेकेंड साइंटिस्ट इज स्किनर. पेवलोव की थ्योरी को हम क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी भी बोलते हैं. इसको हम एसोसिएटिव थ्योरी भी कहते हैं. इसको हम बिहेवियरिस्ट थ्योरी भी बोलते हैं. एंड लास्ट, इसको हम पैसिव थ्योरी भी बोलते हैं. तो पहली चीज जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आने का होता है चांस कि पेवलोव की थ्योरी को क्या क्या बोला जाता है. पहले क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, एसोसिएटिव थ्योरी, बिहेवियरिस्ट थ्योरी, पैसिव थ्योरी. ये चार थ्योरीज को पेवलोव की थ्योरीज के नाम से जाना जाता है, राइट? नेक्स्ट, अगर आप लोगों को पता हो कि पेवलोव का एक्सपेरिमेंट क्या था, तो पेवलोव ने अपना जो एक्सपेरिमेंट किया था वो एक डॉग पे किया था. डॉग जो एक लैब कंडीशन में बंधा हुआ था, उस पे अपना एक्सपेरिमेंट किया था. जैसे कि डॉग है, फूड आता है, बेल बजती है, तो डॉग का सलाइवा मतलब लार आती है उस खाने को देख के. तो पेवलोव ने क्या किया, जैसे ही खाना आता था तो बेल बजती थी और उस खाने को देख के डॉग की लार आती थी, मतलब सलाइवा आता था. तो पेवलोव ने क्या किया, रिपीट किया बार बार इस चीज को कि खाना आया, बेल बजी, लार आई, खाना आया, बेल बजी, लार आई. फिर पेवलोव ने क्या किया, खाने को हटा दिया. तो एकदम से ही जैसे ही बेल बजती थी तो डॉग की लार या सलाइवा अपने आप ही आता था उस बेल की आवाज को सुनकर. तो मतलब कि पेवलोव ने क्या किया, संबंध बनाया, रिलेशन बनाया, किसमें, उस बेल में और डॉग की लार में, सलाइवा में. तो पेवलोव ने क्या किया, एसोसिएशन बनाया, मतलब संबंध बनाया. इसीलिए पेवलोव की थ्योरी को हम एसोसिएटिव थ्योरी के नाम से भी जानते हैं. तो एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि पेवलोव की थ्योरी किन किन नामों से जानी जाती है. जैसे कि आप लोग सबने सुना ही होगा कि क्लासिकल कंडीशनिंग तो इसको बोलते ही हैं. और क्लासिकल कंडीशनिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि पेवलोव की सबसे पुरानी ओल्ड
सबसे पुरानी ओल्डेस्ट लर्निंग थ्योरी, सबसे पहली थ्योरी पैवलॉव ने दी थी लर्निंग थ्योरी में। तो इसीलिए इसको क्लासिकल कंडीशनिंग के नाम से भी जाना जाता है। क्लासिकल का मतलब ही होता है ओल्ड, राइट। तो क्लासिकल कंडीशनिंग, जैसे अब आपको समझ आ गया होगा कि आपको क्लासिकल कंडीशनिंग क्यों जाना जाता है, पैवलॉव की थ्योरी को क्यों बोला जाता है। कंडीशनिंग का मतलब होता है माइंड को कंडीशन करा, मतलब बिहेवियर को, मतलब जो डॉग का माइंड था उसने बेल की आवाज से ही खाने का एसोसिएशन करा और उसकी सलाइवा आता था अगर खाना नहीं भी आया, ठीक है। नेक्स्ट है बिहेवियरिस्ट थ्योरी। बिहेवियरिस्ट थ्योरी मींस जो पैवलॉव था उसने डॉग के बिहेवियर को ही बार बार प्रोसेस को रिपीट कर करके डॉग के बिहेवियर्स को ही चेंज कर दिया। नेक्स्ट है पैसिव थ्योरी। पैसिव थ्योरी क्यों बोला जाता है इसको, पैसिव थ्योरी क्यों बोला जाता है इसको? पैसिव क्या होता है? एकदम रुकी हुई चीज जो एक्टिव ना हो, जो एक्टिविटी में ना हो। तो इस केस में क्या था, पैवलॉव ने जो डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया था वो लैब में किया था, ठीक है। तो आप सबको ये पॉइंट हमेशा याद रखना है कि P फॉर पैवलॉव और P फॉर पैसिव, जहां कि आपको याद हो गया होगा साथ के साथ ही कि पैवलॉव को थ्योरी को पैसिव थ्योरी भी बोला जाता है क्योंकि इस थ्योरी में डॉग की कोई एक्टिविटी नहीं थी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पैवलॉव पे ही कैसे क्वेश्चंस आते हैं और क्या टॉपिक्स आते हैं, आई टीच यू। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है कि पैवलॉव की थ्योरी में अनकंडीशनल स्टिमुलस, स्टिमुलस का मतलब जैसे कि किसी को उत्तेजित करना, उत्तेजना देना, अनकंडीशनल स्टिमुलस, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ध्यान से सुनेंगे, कंडीशनल स्टिमुलस। और तीसरा पॉइंट रिस्पॉन्स। क्वेश्चन इस तरीके से पूछते हैं एग्जाम में कि पैवलॉव की थ्योरी में यूएस मींस अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या था, सीएस मींस कंडीशनल स्टिमुलस क्या था और रिस्पॉन्स मतलब आर क्या था। तो अनकंडीशनल स्टिमुलस, स्टिमुलस मतलब उत्तेजना देना, उत्तेजित करना। तो अगर आप देखोगे कि जिसमें कोई कंडीशन नहीं होती वही अनकंडीशनल कहलाता है। तो अनकंडीशनल स्टिमुलस जहां पे भी आता है उसमें आप नेचुरल चीज डालते हो, दैट इज फूड, खाना। तो अनकंडीशनल स्टिमुलस पैवलॉव की थ्योरी में क्या था, फूड। और कंडीशनल स्टिमुलस क्या था, कंडीशनल स्टिमुलस मतलब जो कंडीशन हमने डाली है। कंडीशन क्या डाली थी हमने, बेल। तो कंडीशनल स्टिमुलस क्या था इसमें, बेल। रिस्पॉन्स जैसा कि आप सब जानते हैं, एक्सपेरिमेंट में बता ही चुकी हूं, रिस्पॉन्स था सलाइवा मींस लार, इसमें रिस्पॉन्स क्या था, सलाइवा। तो क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है पैवलॉव में, पहला क्वेश्चन कि पैवलॉव की थ्योरी और किन नामों से जानी जाती है, जो कि मैंने आपको बता दिया। सेकंड क्वेश्चन आता है कि पैवलॉव की थ्योरी में अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या था, कंडीशनल स्टिमुलस क्या था या रिस्पॉन्स क्या था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पैवलॉव में से आ सकता है, सॉरी, वो ये है कि पैवलॉव की थ्योरी आरएस थ्योरी, एसआर थ्योरी, एसएस थ्योरी या आरआर थ्योरी कहलाती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि पैवलॉव की थ्योरी एसआर थ्योरी के नाम से जानी जाती है। क्यों जानी जाती है, क्योंकि एस का मतलब होता है यहां पे स्टिमुलेंट और आर का मतलब यहां पे होता है रिस्पॉन्स। पैवलॉव की थ्योरी में अगर आप देखेंगे तो पहले स्टिमुलस आया था, पहले बेल बजी थी या पहले फूड आया था, उसके बाद ही डॉग का रिस्पॉन्स आया था, मतलब सलाइवा आया था। तो इसलिए पैवलॉव की थ्योरी को एसआर थ्योरी मतलब स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। तो पैवलॉव थ्योरी को अगर मैं रिपीट करूं तो पैवलॉव ने अपना एक्सपेरिमेंट डॉग पे किया था। और पैवलॉव की थ्योरी पैसिव थ्योरी क्यों कहलाती है, क्योंकि यहाँ पे डॉग पे जो एक्सपेरिमेंट पैवलॉव ने किया था वो लैब कंडीशन में किया था, जहां पर डॉग की कोई एक्टिविटी नहीं थी। थर्डली, पैवलॉव की एक्सपेरिमेंट में
अनकंडीशनल स्टिमुलस जो था वो नेचुरल, मतलब जिसमें कोई कंडीशन नहीं होती। अगर आप अपना भी केस लेके देखेंगे, अगर आप लोगों के सामने भी खाना आता है तो स्वाभाविक रूप से आपके मुंह में भी पानी आता ही है, तो हम उसी को पिलार बोलेंगे। तो अनकंडीशनल स्टिमुलस यहाँ पे क्या था? फूड, जिसमें कोई कंडीशन नहीं डाली गई, ये नेचुरल है। और कंडीशनल स्टिमुलस जिसमें कंडीशन डाली जाती है वो थी बेल, और रिस्पॉन्स क्या था? सलाइवा। नेक्स्ट, पेवलोव की थ्योरी को हम एसआर थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, जहां पे एस मतलब स्टिमुलस, आर मतलब रिस्पॉन्स। तो पेवलोव की थ्योरी यहीं पे खत्म होती है और हम नेक्स्ट थ्योरी जो कि स्किनर की थ्योरी है उस पे आते हैं। स्किनर एक साइंटिस्ट था जिसने पेवलोव की थ्योरी पे भी काम किया था और उसी थ्योरी को कुछ मॉडिफाई करा था, क्योंकि स्किनर का ये मानना था कि लर्निंग मतलब सीखना कभी भी पैसिव फॉर्म में नहीं हो सकता। लर्निंग हमेशा किस फॉर्म में होती है? एक्टिव फॉर्म में होती है, जहां कुछ एक्टिविटी होती है। एज वी वर डिस्कसिंग दैट कि पेवलोव्स थ्योरी वाज आल्सो नोन बाय द नेम ऑफ पैसिव थ्योरी, बट स्किनर ने एक ऑब्जेक्शन उठाया पेवलोव की थ्योरी पे। स्किनर सेड दैट कि लर्निंग इज ऑलवेज डन इन एक्टिव फॉर्म, दैट इज लर्निंग ऑलवेज हैपेंस इन एक्टिव फॉर्म। तो स्किनर ने बोला कि लर्निंग जो होती है, सीखना जो होता है, वो हमेशा एक्टिव फॉर्म में होता है, ना कि पैसिव फॉर्म में होता है। तो स्किनर थ्योरी पे अब हम आएंगे। स्किनर्स थ्योरी, सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है वो आता है कि स्किनर्स की थ्योरी को और किन नामों से जाना जाता है। तो स्किनर्स की थ्योरी को सबसे पहला नाम ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि बहुत फेमस नाम है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी मीन्स by the repeating the activity we can condition or we can change the behavior of the organism. We can make the organism to learn something which we want to learn, which we want him to learn that, right? So operant conditioning means changing the behavior or conditioning the behavior of the organism. सेकेंड है एक्टिव थ्योरी के नाम से जाना जाता है। एक्टिव थ्योरी क्यों जाना जाता है? एज आई टोल्ड यू दैट कि स्किनर का बिलीव था कि लर्निंग ऑलवेज हैपेंस इन एक्टिव फॉर्म, तो स्किनर की थ्योरी को एक्टिव थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। थर्ड है, स्किनर की थ्योरी को बिहेवियरिस्ट थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि स्किनर का भी यही बिलीव था कि हम अगर किसी एक्टिविटी को, इफ वी रिपीट एनी एक्टिविटी, तो उससे क्या होता है? वी कैन चेंज द बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म, वी कैन मेक द ऑर्गेनिज्म लर्न दैट एक्टिविटी बाय रिपीटिंग द एक्टिविटी एट रेगुलर इंटरवल्स, राइट? नेक्स्ट, स्किनर की थ्योरी को हम रीइंफोर्समेंट थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रीइंफोर्समेंट थ्योरी। ऐसा क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है कि रीइंफोर्समेंट थ्योरी किस साइंटिस्ट के नाम से जानी जाती है। तो रीइंफोर्समेंट थ्योरी किस साइंटिस्ट के नाम से जानी जाती है? स्किनर के नाम से जानी जाती है। रीइंफोर्समेंट मीन्स, जैसा कि आप जानते हैं रीइंफोर्समेंट क्या होता है? रीइंफोर्समेंट होता है द लाइकलीहुड ऑफ द बिहेवियर, likelihood of any behavior to occur at repeated intervals which we want, like that is कि अगर आप कोई चीज़ आपको अच्छी लगती है या किसी भी चीज़ में आपको रिवॉर्ड मिलता है, तो आप क्या करते हैं? उस चीज़ को आप बार बार करते हैं। रीइंफोर्समेंट, री मतलब दोबारा, इन्फोर्समेंट मतलब आप करते हैं, उस चीज़ को दोबारा आप लागू करते हैं, किसी भी रिवॉर्ड के लिए या फिर किसी भी एक्टिविटी के लिए। तो रीइंफोर्समेंट थ्योरी स्किनर की थ्योरी के नाम से जानी जाती है। अब हम आएंगे कि स्किनर ने किस ऑर्गेनिज्म पे अपना एक्सपेरिमेंट किया था।
तो स्किनर ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था रैट पर। तो जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगी कि स्किनर के एक्सपेरिमेंट में एक बॉक्स था जिसमें एक रैट को हमने बंद कर दिया था। अब उस बॉक्स में स्किनर ने की लगा रखी थी, तो जब भी रैट एक्टिविटी दिखाता था उस बॉक्स से बाहर आने के लिए, मतलब झटपटाता था, तो बाय चांस उसका हाथ उस की पे पड़ गया, और की पे उसका हाथ पड़ने से क्या हुआ, वो बॉक्स ओपन हो गया और रैट एकदम बाहर आया। तो स्किनर ने क्या किया, रीइंफोर्समेंट, मतलब रिवॉर्ड की फॉर्म में उसको फूड दिया ताकि उसको एक मोटिवेशन मिले। तो रैट क्या करता था, रैट को ये पता चल गया कि जब भी मैं इस की पे अपना हाथ डालूंगा, हाथ दबाऊंगा, तो ये बॉक्स ओपन होगा, और जब मैं बाहर जाऊंगा तो क्या मुझे मिलेगा, फूड। तो मतलब क्या है, उस रीइंफोर्समेंट के कारण रैट ने क्या लर्न किया, that how to press that key and open that box and come out of that box, right? Now, तो इसमें अगर आपको एक्सपेरिमेंट पता चला हो कि रैट ने की दबाई, रैट बाहर आया उस बॉक्स से, रैट को रिवॉर्ड की फॉर्म में फूड मिला। ये एक्सपेरिमेंट बहुत बेसिक सा है। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, पहला मैंने आपको बताया कि स्किनर की थ्योरी किन नामों से जानी जाती है, ठीक है। पहले थी ऑपरेंट कंडीशनिंग, सेकेंड बिहेवियरिस्ट थ्योरी, थर्ड हमारी एक्टिव थ्योरी, फोर्थ रीइंफोर्समेंट थ्योरी, एंड फिफ्थ एसोसिएटिव थ्योरी के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि एसोसिएटिव थ्योरीज में दो साइंटिस्ट आते हैं, पैवलोव और स्किनर, राइट। नाउ स्किनर के केस में अनकंडीशनल स्टिमुलस, conditional stimulus, and response, ये चीजें भी पूछी जाती हैं एग्जाम में कि स्किनर के केस में, स्किनर के एक्सपेरिमेंट में अनकंडीशनल स्टिमुलस जिसमें कोई कंडीशन नहीं थी वो क्या था, कंडीशनल स्टिमुलस क्या था, और रिस्पॉन्स क्या था। अनकंडीशनल एज आई टोल्ड यू कि जिसमें कोई कंडीशन नहीं होती है, तो अनकंडीशनल स्टिमुलस जहां पे भी आता है तो आपको हमेशा फूड ही मेंशन करना है, खाना, ये अनकंडीशनल है। जो कि चूहे को, जो कि रैट को मिला था बॉक्स से बाहर आने पे रिवॉर्ड की फॉर्म में। कंडीशनल स्टिमुलस क्या था इसमें, कंडीशनल स्टिमुलस की, जो कि स्किनर ने अपने बॉक्स में लगा रखी थी, कंडीशन दे रखी थी कि जब भी वो रैट की को प्रेस करेगा तो बॉक्स ओपन हो जाएगा और रैट बाहर आ जाएगा। तो कंडीशनल स्टिमुलस क्या थी, की। रिस्पॉन्स, इस केस में रिस्पॉन्स क्या था, प्रिकिंग। प्रिकिंग मतलब क्या होता है, प्रिकिंग का मतलब होता है की को दबाना, प्रिक करना, बार बार कोशिश करना उस चीज को दबाने की। तो प्रिकिंग उसका रिस्पॉन्स था। मतलब क्या था कि अनकंडीशनल स्टिमुलस फूड, जो कि रिवॉर्ड की फॉर्म में उसको दिख रहा था चूहे को, कंडीशन क्या डाल रखी थी, की, जो कि उसको कंडीशन दे रखी थी बॉक्स के अंदर, और उस की को देख के उसका रिस्पॉन्स क्या था, ये उस खाने को देख के उसका रिस्पॉन्स क्या था, प्रिकिंग। उसने उस की को प्रिक किया और चूहा जैसे बॉक्स खुला उसको पता था मैं इसको रिस्पॉन्स दूंगा, प्रिक करूंगा, मैं बाहर आऊंगा और मुझे वो फूड मिल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड। तो ये तीन चीजें पूछी जाती हैं कि स्किनर्स के एक्सपेरिमेंट में अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या था, जो कि फूड था, कंडीशनल स्टिमुलस की, रिस्पॉन्स, प्रिकिंग, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इस स्किनर्स में से पूछा जाता है कि स्किनर्स के एक्सपेरिमेंट को हम RS, SR, SS या SS के नाम से जानते हैं, नन। तो आपका आंसर इसमें रहेगा RS। स्किनर के एक्सपेरिमेंट को हम RS एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जानते हैं। R मीन्स रिस्पॉन्स, S मीन्स स्टिमुलस। अब आप देखेंगे कि RS के नाम से क्यों जानते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं R मीन्स रिस्पॉन्स, जैसे ही कि चूहे ने की देखी तो उसने रिस्पॉन्स पहले दिया, पहले उसने प्रिकिंग करी, तभी वो बाहर आया। उसके बाद अनकंडीशनल स्टिमुलस जो कि फूड था उसे बाद में मिला। तो मतलब इस केस में क्या था,
पहले रिस्पॉन्स था, पहले प्रिकिंग थी, प्रिक होने से बॉक्स ओपन हुआ, चूहा बाहर आया, रैट बाहर आया, फिर उसको रिवॉर्ड की फॉर्म में अनकंडीशनल स्टिमुलस जो कि यहाँ पे फूड है वो रैट को मिला। तो इसीलिए स्किनर के एक्सपेरिमेंट को आरएस के नाम से भी जानते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगी, सबसे पहले मैंने आपको लर्निंग के बारे में बताया। लर्निंग क्या होता है? लर्निंग इज चेंज और परमानेंट चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। मतलब कि लर्निंग मतलब सीखना। हम किसी के स्वभाव को हमेशा के लिए बदल सकते हैं सिखाने के द्वारा। सिखाने के द्वारा हम किसी के स्वभाव को हमेशा के लिए बदल सकते हैं, इसको हम लर्निंग बोलते हैं। तो लर्निंग में अभी हमने जो टॉपिक कवर किया था वो एसोसिएटिव थ्योरीज का किया था। एसोसिएटिव थ्योरीज में मतलब एसोसिएशन बनाना, एसोसिएशन मतलब रिलेशन बनाना बिटवीन टू अनरिलेटेड थिंग्स। इसमें हमने दो साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा, पेवलोव और स्किनर। पेवलोव ने एक्सपेरिमेंट किया था डॉग पर, जिसमें कि उसने डॉग को बांध रखा था, फूड आता था, बेल आता था, डॉग का रिस्पॉन्स आया, जो कि एक्सपेरिमेंट मैंने आपको पहले बता दिया है। इसमें सिर्फ ये क्वेश्चंस पूछते हैं कि डॉग का अनकंडीशनल, जो पेवलोव का एक्सपेरिमेंट था उसमें अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या था, कंडीशनल स्टिमुलस क्या था, रिस्पॉन्स क्या था। और पेवलोव का जो एक्सपेरिमेंट है वो एसआर थ्योरी के नाम से जाना जाता है। नाउ स्किनर्स थ्योरी। स्किनर्स थ्योरी किन किन नामों से जानी जाती है? स्किनर की थ्योरी किस पे, स्किनर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किस ऑर्गेनिज्म पे किया था, जो कि रैट था। स्किनर की थ्योरी में अनकंडीशनल स्टिमुलस, कंडीशनल स्टिमुलस और रिस्पॉन्स क्या था, जो कि मैंने बता दिया है आपको। और स्किनर की थ्योरी और किस थ्योरी के नाम से जानी जाती है, जो कि आरएस थ्योरी के नाम से जानी जाती है। अब मैं आपको कॉग्निटिव थ्योरीज पे लाऊंगी। कॉग्निटिव थ्योरीज, कॉग्निटिव थ्योरीज। कॉग्निटिव थ्योरीज में हमारी बहुत सारी थ्योरीज इंक्लूड होती हैं, जैसे कि टॉलमैन्स की, बंडूरा की, जेस्टाल्ट की, पियागेट, कोलबर्ग, वाइगॉट्स्काई। और मैं स्टार्ट करूंगी अभी। सबसे पहला साइंटिस्ट जो मैं लूंगी वो टॉलमैन, टॉलमैन्स थ्योरी मैं लूंगी। टॉलमैन्स कॉग्निटिव थ्योरी। जैसा कि कॉग्निटिव, कॉग्निटिव का मतलब होता है माइंड। टॉलमैन ने ये ऑब्जेक्शन उठाया पेवलोव और स्किनर की थ्योरी पे कि पेवलोव और स्किनर ने सिर्फ एसोसिएशन पे जोर डाला कि अगर हम किसी चीज को एसोसिएट करेंगे तभी लर्निंग होगी। टॉलमैन ने ये बोला कि पेवलोव और स्किनर ने अपनी थ्योरीज में माइंड का रोल तो बताया ही नहीं, जो कि बहुत जरूरी है। The role of mind is very important in learning process. Mind, cognitive, cognitive word ही रेफर करता है, दिखाता है माइंड को। तो टॉलमैन की थ्योरी को हम कॉग्निटिव थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे जरूर आता है एग्जाम में कि नेम दैट साइंटिस्ट विच वॉज अर्लियर बिहेवियरिस्ट बट लेटर ऑन बिकम कॉग्निटिव। तो उसमें नाम आएगा टॉलमैन का, क्योंकि टॉलमैन जो था उसने पहले बिहेवियरिस्ट थ्योरीज पे काम किया। उसके बाद जब उसको लगा कि बिहेवियरिस्ट थ्योरीज में माइंड का कोई रोल ही नहीं दिखाया गया, तो ही शिफ्टेड टूवर्ड्स कॉग्निटिव थ्योरी। तो ये एक बीच का लिंक है, जो पहले बिहेवियरिस्ट था, ही वाज अर्लियर बिहेवियरिस्ट बट लेटर ऑन बिकम कॉग्निटिविस्ट, राइट। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पुट करा जाता है। नाउ टॉलमैन की थ्योरी को हम लेटेंट लर्निंग थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि नाम दिखा रहा है लेटेंट लर्निंग। लेटेंट का मतलब होता है हिंदी में छिपा हुआ, मतलब हिडन। टॉलमैन ने बोला कि जो लर्निंग होती है वो छिपी हुई होती है हर एक में, मतलब लेटेंट होती है। टॉलमैन्स लेटेंट लर्निंग थ्योरी का नाम क्वेश्चन में पूछा भी जाता है एग्जाम में कि टॉलमैन्स की थ्योरी को हम किस थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो टॉलमैन्स की थ्योरी को हम लेटेंट लर्निंग की थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। टॉलमैन ने लर्निंग में दो एक्सपेरिमेंट किए थे। पहला एक्सपेरिमेंट उसने
एक मंकी पे किया था। जैसे कि उसने एक ग्राफ बनाया था, यहां पर एक बनाना था और यहां पे मंकी था और यहां पे नंबरिंग थी 1 2 3 4 5 6, ये बॉक्सेस थे। और मंकी को जब उसने छोड़ा तो टॉलमैन एक्सपेक्टेड दैट कि मंकी पहले 1 वाला, फिर 2 पे जाएगा, फिर 3 पे जाएगा, फिर 4 पे जाएगा, फिर 5 पे जाएगा, फिर 6 पे जाके वो बनाना को लेगा। तो टॉलमैन की एक्सपेक्टेशन थी कि वो एक पर्टिकुलर पाथ फॉलो करेगा। बट जब टॉलमैन ने मंकी को छोड़ा तो मंकी ने कोई पर्टिकुलर पाथ फॉलो नहीं किया, मंकी ने शॉर्टकट पाथ अपनाया जो कि उसे अच्छा लगा। फिर टॉलमैन ने यही एक्सपेरिमेंट रिपीट किया देखने के लिए कि क्या मंकी सेकेंड टाइम ये पाथ फॉलो करता है पर्टिकुलर, बट मंकी ने फिर वही पाथ फॉलो किया जो उसने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में किया था। तो टॉलमैन ने कंक्लूजन दी कि लर्निंग होती है, लर्निंग हैपन्स इन द फॉर्म ऑफ कॉग्निटिव मैप। मतलब ये है कि जो सीखना होता है या लर्निंग होती है वो हमारे दिमाग में एक नक्शे की तरह बन जाती है। मतलब मंकी ने एक शॉर्टेस्ट पाथ का अपने दिमाग में मैप बना लिया था कि मेरे को ये पर्टिकुलर रूट फॉलो करूंगा, ये शॉर्टेस्ट है, इस रूट पे ही मैं बार बार जाऊंगा, मुझे वहीं पे वो केला मिलेगा। तो लर्निंग हैपन्स इन द फॉर्म ऑफ कॉग्निटिव मैप। लर्निंग एक दिमागी, कॉग्निटिव मीन्स माइंड, दिमागी माइंड नक्शे की फॉर्म में होती है, माइंड मैप की फॉर्म में होती है। तो ये एक्सपेरिमेंट टॉलमैन का जो कि उसने मंकी पे किया था प्रूफ करता है कि लर्निंग हैपेंस इन द फॉर्म ऑफ कॉग्निटिव मैप। अगर आप देखेंगे कि जो छोटे बच्चों की एनसीईआरटी बुक्स होती हैं उसमें भी ज्यादातर इमेजेस, पिक्चर्स, मैप्स दिए होते हैं ताकि बच्चे अच्छे से लर्निंग कर पाए, क्योंकि आपके ब्रेन में हर चीज की एक इमेज बन जाती है जिसको जब आप रिकॉल करते हो तो लर्निंग इफेक्टिव होती है, इजी हो जाती है आपके लिए। सेकेंड एक्सपेरिमेंट था टॉलमैन्स का, ये प्रूफ करने के लिए कि लर्निंग लेटेंट है, लर्निंग छुपी हुई है। उसमें उसने एक पजल बॉक्स लिया। पजल बॉक्स को हम हिंदी में भूल भुलैया भी बोलते हैं। पजल बॉक्स में उसने क्या किया, 2 रैट के सेट्स लिए। पहला ग्रुप लिया रैट का और रैट का एक दूसरा ग्रुप लिया। पहले ग्रुप को उसने यहाँ पे फूड शो किया, ये बॉक्स था, इस तरफ को उसने फूड रख दिया। तो पहला जो रैट का ग्रुप था वो तुरंत पजल बॉक्स को पार करके फूड तक पहुंच गया। मतलब मेरे कहने का ये है, जिस रैट ने बॉक्स के उस तरफ फूड देखा था वो तुरंत ही बॉक्स को पार करके फूड तक पहुंच गया। पर जो रैट सेकंड ग्रुप था रैट्स का, उनको उसने फूड नहीं दिखाया था, तो जो सेकंड ग्रुप था जिन्होंने फूड नहीं देखा था वो इस पजल को पास ही नहीं कर पाए। बार बार उसने इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया और जो सेकंड ग्रुप था वो पास नहीं कर पा रहा था उस पजल बॉक्स को। फिर क्या किया टॉलमैन ने, इस तरफ फूड जो रैट्स का सेकंड ग्रुप था उसको भी शो करा। तो तुरंत फूड देखते ही रैट जो सेकंड ग्रुप वाले थे फर्स्ट अटेम्प्ट में उन्होंने इस पजल बॉक्स को पार कर लिया। तो अगर आप ये सोचेंगे, अगर आप इस एक्सपेरिमेंट को ध्यान से देखेंगे तो इट विल शो दैट कि जो फूड था वो एक रिवॉर्ड की फॉर्म में था यहाँ पे इस तरफ को। तो रैट्स ने जब वो फूड को देखा, जब उस रिवॉर्ड को देखा तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वो पजल बॉक्स उन्होंने पार कर लिया। मतलब लर्निंग सेकंड वाले ग्रुप में भी हुई थी। जो फर्स्ट ग्रुप था उन्होंने तो पार कर ही लिया था फूड को देख के, वहां तो लर्निंग हुई थी कि पजल बॉक्स को कैसे पार करना है। पर लर्निंग सेकंड ग्रुप में भी हुई थी, पर जब तक उन्हें कोई रिवॉर्ड नहीं दिखा, जब तक उन्हें कोई मोटिवेशनल फैक्टर नहीं दिखा तो उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई। और एज सून एज जैसे ही हमने उनको मोटिवेशनल फैक्टर दिया उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई। मतलब क्या था, लर्निंग छुपी हुई थी, सेकंड ग्रुप में हुई थी पर वो बाहर नहीं आ रही थी परफॉर्मेंस के रूप में, जब तक कि मोटिवेशनल फैक्टर उन्हें बाहर नहीं दिखा। अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि आप लोग पढ़ो, बस पढ़ने के लिए ही पढ़ाई है, तो आप पढ़ोगे?
नहीं पढ़ोगे ना। बट अगर मैं बोलूं ये पढ़ाई करके अगर आपको गवर्नमेंट जॉब मिलती है, अगर आपका पेपर क्लियर होता है, तो पेपर क्लियर मतलब गवर्नमेंट जॉब, ये आपके लिए एक रिवॉर्ड की फॉर्म में होगा। आप मोटिवेट होंगे, आप मोटिवेशनल फैक्टर है आपके लिए, तो आप भी तो लर्न करेंगे। अपने केस में देखिए, राइट। छोटे बच्चों को क्लासरूम में अगर हम ये बोलते हैं कि अगर आप अच्छे मार्क्स लाओगे तो आपको एक्सीलेंट मिलेगा, आपको क्लास मॉनिटर बनाया जाएगा, आपको ट्रॉफी मिलेगी, ये सब क्या होते हैं? मोटिवेशनल फैक्टर्स होते हैं, ताकि स्टूडेंट्स उस मोटिवेशनल फैक्टर्स के कारण ही लर्न करें। तो ऐसे ही क्या था, चूहों ने दोनों ग्रुप में लर्निंग हुई थी, पर परफॉर्मेंस फर्स्ट ग्रुप ने दी थी जिसको हमने मोटिवेशनल फैक्टर दिखाया था, पर सेकंड ग्रुप को हमने मोटिवेशन फैक्टर नहीं दिखाया था, तो परफॉर्मेंस नहीं हुई थी। बट जैसे ही हमने उन्हें फूड दिखाया, मोटिवेशनल फैक्टर दिखाया, परफॉर्मेंस उनकी एकदम से आई, तो लर्निंग दोनों ग्रुप में थी। तो ये वाला एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है कि लर्निंग इज लेटेंट। लर्निंग क्या है? लेटेंट है। लर्निंग दोनों में हुई थी, पर लर्निंग छुपी हुई थी। ठीक है। टॉलमैन्स ने एक चीज और बताई है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लर्निंग एंड परफॉर्मेंस। लर्निंग एंड परफॉर्मेंस। उसने बोला लर्निंग is a wider term and performance is a narrow one। मतलब क्या है? देखिए, आप लोग लर्निंग हर टाइम करते हैं, हर मौके पे करते हैं। एक छोटा बच्चा भी हर चीज़ में लर्न करता है कि अगर आप भी समाज में बाहर जाते हैं, अगर आप एग्जाम्पल लें मेट्रो स्टेशन ही अगर आप जाते हैं, मेट्रो स्टेशन में कार्ड कैसे पंच करना है, कैसे एंटर होना है, कैसे मेट्रो बोर्ड करनी है, ये भी तो एक लर्निंग का पार्ट ही है, आप सीख ही रहे हैं। तो लर्निंग आप पैदा होने से मरने तक सीख करते हैं। लर्निंग एक कॉन्टिन्यूस वो है, प्रोसेस है, पर लर्निंग आपकी वाइड है, लर्निंग आपका ज़्यादा वाइडर टर्म है। परफॉर्मेंस क्या है? अगर आपने 100% लर्न किया है, आप परफॉर्मेंस 40% भी तो दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्टूडेंट है वो किसी भी कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करता है, तो लर्निंग उसकी 100% होती है, उसको हम पूरा सिलेबस कराते हैं, 100% लर्निंग होती है, पर एग्जाम में तो 40% ही आता है उसका, परफॉर्मेंस तो उसकी 40% ही रहती है। तो परफॉर्मेंस इसी केस में नैरो टर्म है और लर्निंग क्या है? वाइडर टर्म है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लर्निंग एंड परफॉर्मेंस। तो टॉलमैन में जो क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं वो ये पूछे जाते हैं कि नेम द साइंटिस्ट विच वॉज अर्लियर बिहेवियरिस्ट बट लेटर ऑन बिकम कॉग्निटिविस्ट। तो उसका आंसर होगा टॉलमैन। टॉलमैन की थ्योरी को किन अन्य नामों से, किस डिफरेंट नाम से पहचाना जाता है? तो टॉलमैन थ्योरी को हम लेटेंट थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। टॉलमैन ने लर्निंग दो तरीकों से समझाई है, एक कॉग्निटिव मैप के द्वारा, जो कि उसने मंकी पे एक्सपेरिमेंट किया था कि लर्निंग हैपेंस इन द फॉर्म ऑफ कॉग्निटिव मैप, दिमागी नक्शे की फॉर्म के द्वारा लर्निंग होती है। एंड लर्निंग इज लेटेंट, जो कि उसने रैट पे एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था। फिर टॉलमैन ने बोला कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लर्निंग एंड परफॉर्मेंस। तो लर्निंग क्या है? सीखना एक वाइडर टर्म है, आप हर जगह सीख रहे हो लाइफ में, पर परफॉर्मेंस क्या है? जितनी आप लर्न करते हो, परफॉर्मेंस उसकी कुछ प्रतिशत ही आप देते हो। तो परफॉर्मेंस क्या है? एक नैरो टर्म है, अन्य नामों से जाना जाता है। बंदूरास थ्योरी को हम सोशल लर्निंग थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, पहला पॉइंट। सेकंड, इसको हम बंदूरास ऑब्जर्वेशनल थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। थर्ड, बंदूरास मॉडलिंग थ्योरी
मॉडलिंग थ्योरी के नाम से भी हम जानते हैं। फोर्थ, बंदूरास इमिटेशनल थ्योरी। इमिटेशनल थ्योरी के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो क्वेश्चन कैसे आता है कि सोशल लर्निंग थ्योरी किसने दी थी? तो सोशल लर्निंग थ्योरी बंदूरा ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ऑब्जर्वेशनल थ्योरी किसने दी थी? ऑब्जर्वेशनल थ्योरी बंदूरा ने दी थी। थर्ड क्वेश्चन आता है मॉडलिंग थ्योरी किसने दी थी? वो भी बंदूरा ने दी थी। इमिटेशनल थ्योरी किसने दी थी? बंदूरा ने दी थी। तो अगर इन थ्योरीज में से कोई भी एक नाम पूछा जाए या कोई भी नाम पूछा जाए और साइंटिस्ट का नाम पूछा जाए तो आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा बंदूरा। अब हम थ्योरीज के नाम पे आते हैं। सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग, बंदूरा ने बोला कि कोई भी इंसान जब समाज में जाता है, समाज को देखता है, सोसाइटी को देखता है, तो वो जल्दी सीखता है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने छोटे बच्चे देखे होंगे, जो बच्चे न्यूक्लियर फैमिलीज में रहते हैं वो लोग कम सीखते हैं, बजाय कि जो जॉइंट फैमिलीज में रहते हैं या जो बाहर ग्रुप में रहते हैं, जो एक्सपोज होते हैं एनवायरनमेंट से, उनको जल्दी बोलते हैं, जल्दी चलते हैं, उनका लर्निंग जल्दी होता है, वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो सोशल लर्निंग थ्योरी, मेरे हिसाब से आपको इस नाम से पता चल रहा होगा कि लर्निंग क्या है, ज़्यादा कहाँ होती है, सोशली ज़्यादा होती है। सेकेंड, ऑब्जर्वेशनल थ्योरी। ऑब्जर्वेशनल मतलब ऑब्जर्व करना, किसी को देखना, ऑब्जर्व करते हो जब आप किसी को। मतलब क्या है? बंदूरा ने बोला कि हम जब किसी को ऑब्जर्व करते हैं, हमें उसके कुछ क्वालिटीज अच्छी लगती हैं या कुछ बुरी लगती हैं, तो उससे भी कुछ सीखते हैं, हम लर्न करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में छोटा बच्चा होगा, आपने देखा होगा अगर उसके पापा या मम्मी, पापा अगर कुछ शूज पहनते हैं और ऑफिस को जाते हैं बैग उठा के, तो बच्चा भी क्या करता है? शूज पहनने की कॉपी करता है, ऑब्जर्व करता है वो उस चीज को, और बैग उठा के बोलता है टाटा, मतलब कि वो भी ऑफिस जा रहा है। तो बंदूरा ने बोला ऑब्जर्वेशनल थ्योरी, अगर बेटी है तो बेटी मम्मी की तरह साड़ी पुट करती है, बिंदी लगाती है, तो बच्चा सीख रहा है ऑब्जर्व करके। तो बंदूरा ने बोला लर्निंग क्या होती है? ऑब्जर्वेशनल होती है। हर कोई, अगर आप भी मेट्रो में जाते हैं, कहीं जाते हैं, अगर आपको किसी का पर्सनालिटी या किसी की ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा लगता है, तो आप क्या सोचते हो? मैं भी ऐसा बन के जाऊंगा अगले दिन से। मतलब क्या है? आप भी ऑब्जर्व कर रहे हो, आप भी उससे कुछ सीख रहे हो कि मुझे भी ऐसा ड्रेसअप होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट, बंदूराज मॉडलिंग थ्योरी। मॉडलिंग के नाम से अगर आप जानते हैं, मॉडल क्या होता है? रोल मॉडल। बचपन से आपको बोला जाता है आपका रोल मॉडल क्या है, आप लोग बोलते हो मेरा रोल मॉडल अमिताभ बच्चन है या गांधी जी है। मतलब क्या है? आप उस जैसा बनना चाहते हो, आप उसको देखते हो, आप उसकी क्वालिटीज को देखते हो, ऑब्जर्व करते हो, और आप क्या करते हो? उसको कॉपी करने की कोशिश करते हो। तो बंदूरा क्या कहता है? आप जिसको रोल मॉडल बनाते हो, जिसके बिहेवियर को आपको अच्छा लगता है, आप उसी के बिहेवियर को फॉलो करना चाहते हो, राइट। बंदूराज इमिटेशनल थ्योरी। इमिटेशन का मतलब ही अपने आप में होता है कॉपी। आप जिसको बहुत ज्यादा पसंद करते हो, छोटे बच्चे हैं क्लास में, अगर फीमेल्स होती हैं, छोटी लड़कियां होती हैं, गर्ल स्टूडेंट होती हैं क्लास में, तो जो टीचर उन्हें सबसे अच्छी लगती है वो उसी को कॉपी करती है। इमिटेशनल थ्योरी। इमिटेशन का मतलब होता है कॉपी, कि बच्चा या कोई बड़ा कैसे सीखता है? इमिटेशन करके सीखता है, कॉपी करके सीखता है। जो चीज आपको नहीं आती है और सामने वाले को आती है, आप भी तो उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं ना। तो ये चार नाम मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गए होंगे कि बंदूरा क्या कहना चाहता है। कि बंदूरा कहना चाहता है कि लर्निंग जो होती है वो सोशली ज्यादा होती है। बंदूरा कहता है कि जो लर्निंग होती है ऑब्जर्वेशनल होती है। मॉडलिंग होती है, मतलब मॉडलिंग का मतलब जिसका बिहेवियर आपको ज्यादा अच्छा लगता है, आप अपने आप को उसी के हिसाब से मॉडल करते हो, चेंज करते हो, उसी को फॉलो करते हो। नेक्स्ट, इमिटेशनल थ्योरी। इमिटेशनल मतलब कॉपी करना। अब क्या आता है नेक्स्ट टॉपिक, क्वेश्चन पूछते हैं कि बंदूराज ने अपनी थ्योरी को, इमिटेशनल या मॉडलिंग थ्योरी को किन चार प्रोसेसेस में डिवाइड करा है। तो बंदूराज मॉडलिंग थ्योरी has been divided into 4 processes। मैं बार बार कहना चाहूंगी कितने प्रोसेसेस में? 4 प्रोसेसेस में। पॉइंट टू बी नोटेड ओवर हियर, 4 प्रोसेसेस। पहला प्रोसेस है अटेंशन, दूसरा है रिटेंशन,
तीसरा है रिप्रोडक्शन, फोर्थ वन इज रीइंफोर्समेंट। मैं पहले बोलना चाहूंगी बंदूरा की मॉडलिंग थ्योरी कितने प्रोसेसेस में है? 4 में। पहला प्रोसेस है अटेंशन, दूसरा है रिटेंशन, तीसरा है रिप्रोडक्शन, चौथा है रीइंफोर्समेंट। जैसा कि अटेंशन नाम में सिंपल सा आपको एग्जांपल दूंगी डेली लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ का, और आपको ये प्रोसेस समझ आ जाएंगे। अगर आप किसी छोटे बच्चे को देखते हो कि वो फर्स्ट टाइम बैठा होता है और उसकी मम्मा उसको शूज पहनाती है और लेसेस बांधती है, तो वो ध्यान से अटेंड कर रहा है, उस चीज को अटेंशन पे कर रहा है, ध्यान लगा रहा है कि ये काम कैसे हो रहा है, अटेंशन। ठीक है। नेक्स्ट क्या करता है वो? रिटेंशन। रिटेंशन मतलब अपने अंदर बसा लेना, रिटेन करना उस चीज को, कि उसने ये रिटेन कर लिया कि शूज ऐसे पहने जाते हैं, लेसेस ऐसे बांधे जाते हैं। नेक्स्ट टाइम वो उसी रिटेंशन को, नॉलेज को अप्लाई करता है, रिप्रोड्यूस करता है, बाहर निकालता है। मतलब क्या है? वो खुद जूता लाके पहनने की कोशिश करता है, चाहे टेढ़ा मेढ़ा ही पहनता है, पर कोशिश वो जरूर करता है। रिप्रोडक्शन मतलब बाहर निकालना, प्रोड्यूस करना अपनी नॉलेज को। नेक्स्ट रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट मतलब अगर उसे वो चीज अच्छी लगती है तो वो रिपीट करता है उसी चीज को बार बार। अगर वो सक्सेसफुल होता है तो वो हमेशा उस चीज को रिपीट करता है। या फिर जैसे उसने शूज पहना और पेरेंट्स ने क्लैपिंग की, क्लैपिंग, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप सीख रहे हो, तो उसको लगेगा मुझे तारीफ मिल रही है, मुझे एक उसके लिए एक मोटिवेशनल फैक्टर आ जाएगा वहां पे, तारीफ, तो वो उसी चीज को बार बार करेगा। रीइंफोर्समेंट किसी भी बिहेवियर को बार बार करना जो कि हम चाहते हैं, चाहे उसको रिवॉर्ड की लालच देके, चाहे कोई भी लालच देके, राइट। तो ये 4 प्रोसेसेस उसने बोले थे कि मॉडलिंग थ्योरी के 4 प्रोसेसेस होते हैं: अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, रीइंफोर्समेंट। मेरे हिसाब से अब आपको ये समझ आ गया होगा अटेंशन क्या होता है, रिटेंशन क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्या होता है, रीइंफोर्समेंट क्या होता है। तो ये 4 प्रोसेसेस बंडूरा के पूछे जाते हैं और यहीं पे बंडूरा थ्योरी खत्म होती है। नेक्स्ट थ्योरी इज जेस्टाल्ट थ्योरी। जेस्टाल्ट थ्योरी जेस्टाल्ट थ्योरी, इसको हम इनसाइट थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। इनसाइट थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, जेस्टाल्ट थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। और ये थ्योरी हमें कोलर ने प्रोवाइड की थी। कोलर ने जेस्टाल्टिक शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसका मतलब, ये जर्मन वर्ड है, जिसका मतलब होता है होल, मतलब सब एक साथ। मतलब उसने होलिस्टिक अप्रोच, होलिस्टिक अप्रोच को फॉलो किया था। कोलर फॉलोज होलिस्टिक अप्रोच। जेस्टाल्ट, जेस्टाल्ट जैसे ही नाम मैंने आपको बताया, होल। तो कोलर का कहना यह था, कोलर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था मंकी पर। उसने एक रूम में ऊपर सीलिंग पे एक बनाना टांग रखा था और कुछ बॉक्सेस थे, और यहाँ पे एक स्टिक थी, और यहाँ हमारा मंकी था। तो कोलर ने क्या देखा, उसने सोचा कि मंकी ने जो फर्स्ट एक बार ट्राई करा, एक बॉक्स के ऊपर दूसरा बॉक्स रखा, फिर तीसरा बॉक्स रखा और केले को लेने की कोशिश की, बट वो अनसक्सेसफुल रहा, मतलब एरर आया। तो फिर मंकी क्या हुआ, मंकी निराश होकर साइड में एक बार शांत होकर बैठ गया। तो मंकी ने जब कुछ देर सोचा तो एकदम से उसे दिमाग में आया, क्यों ना मैं सारे डिब्बे एक साथ ऊपर रखूं और इस छड़ी का इस्तेमाल करके मैं केले को नीचे ले लूं। तो कोलर ने यहीं से अनुमान लगाया कि मंकी ने पूरी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, जो भी एक सिचुएशन उसको दे रखी थी, उसने पूरी सिचुएशन को एक होल सिचुएशन,
होल प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से कंसिडर करा। मतलब कि उसने जितने स्टिमुलस हमने दे रखे थे, स्टिमुलस क्या था यहाँ पे, स्टिक, बॉक्स, दोनों स्टिमुलस में रिलेशन बना के उसने अपना बनाना लिया। तो कोलर का कहना ये था कि बजाय कि हम किसी भी सिचुएशन को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करें, हमें हर सिचुएशन को एज अ होल देखना पड़ता है, जो कि इस मंकी ने किया था। तो जेस्टाल्ट थ्योरी तभी होलिस्टिक अप्रोच, मतलब होल, किसी भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को हम एज अ होल लेते हैं। जेस्टाल्ट थ्योरी को हम इनसाइट थ्योरी भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? जेस्टाल्ट थ्योरी के 3 स्टेप्स हैं। जेस्टाल्ट थ्योरी इज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेप्स। क्वेश्चन आता है कि जेस्टाल्ट थ्योरी कितने स्टेप्स में डिवाइडेड है? आपका आंसर होगा 3 स्टेप्स में। पहला स्टेप है ट्रायल एंड एरर। पहला स्टेप है ट्रायल एंड एरर। दूसरा स्टेप है इंक्यूबेशन। तीसरा स्टेप है इल्यूमिनेशन। ट्रायल एंड एरर, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन। ट्रायल एंड एरर वो स्टेप है जब मंकी ने एक बॉक्स के ऊपर दूसरा बॉक्स रखा, तीसरा बॉक्स रखा, पर छड़ी का इस्तेमाल नहीं किया और वो अनसक्सेसफुल रहा। केला लेने के लिए, बनाना लेने के लिए वो अनसक्सेसफुल रहा। तो ट्राई करा और एरर आ गया, ट्रायल एंड एरर। सेकेंड स्टेप था इंक्यूबेशन मतलब शांत होके बैठ जाना। मतलब वो साइड में गया और शांत होकर बैठ गया। उसने इंक्यूबेट किया, थोड़ी देर तक ध्यान लगाया कि मैं कैसे इस प्रॉब्लम को ओवरकम करूं। फिर क्या हुआ? अचानक से इल्यूमिनेशन, मतलब जागरूकता आई, ज्ञान आया उसके अंदर। उसने क्या किया? तुरंत गया, डिब्बा एक के ऊपर एक रखा, छड़ी ली, छड़ी का इस्तेमाल किया और केला प्राप्त कर लिया। तो जेस्टाल्ट थ्योरी को हम 3 स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट स्टेप ट्रायल एंड एरर, ट्राई किया, एरर आया। सेकेंड था इंक्यूबेशन का मतलब शांत होकर बैठ जाना, सोचना, ध्यान लगाना। थर्ड था इल्यूमिनेशन मीन्स नॉलेज को प्राप्त करना, जागरूक होना और अपने लक्ष्य को, अपने एम को प्राप्त करना। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कॉग्निटिव थ्योरीज में अभी और भी थ्योरीज हैं, दैट आई विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट रिव्यू। That's all for today, and I'll explain you about Piaget theory, Kohlberg theory and Vygotsky theory in my next lecture. Or you can catch me on studykhazana.com or kalpeducation.com. Thank you students.